छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम मानव नर जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, मनुष्य में मानव नर जनन तंत्र किन भागों से मिलकर बना होता है, हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मानव नर जनन तंत्र जो होता है, इसके अंगों को दो समूहों में बांटा गया है। कितने समूह बांटा गया? दो समूहों में बांटा गया है, जिसमें पहला समूह है, हम कह सकते हैं प्राथमिक जननांग, और दूसरा है द्वितीयक जननांग। ठीक है, दो समूह है। अब प्राथमिक जननांग के अंतर्गत जो रखा गया है वो है एक जोड़ी वृषण। ठीक है, अब ये कहां पे, ये वाला भाग, ये जो पूरा गोलाकार भाग है, ये नर जनन तंत्र का चित्र बना है। इसमें ये जो पूरा गोलाकार भाग है, इस भाग को कहते हैं वृषण। ठीक है, इस संख्या में दो होते हैं। इसमें शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन क्रिया, मतलब शुक्राणुओं का निर्माण, जिसे नर युग्मक कहा जाता है। ठीक, तो नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। इसके अतिरिक्त अन्य सहायक अंग जो हैं, जो मिलके क्या बनाते हैं, नर जनन तंत्र बनाते हैं, उनके नाम होंगे इस प्रकार। जैसे हम बात करते हैं कि अन्य सहायक अंगों में सबसे पहला है कि वृषण के चारों ओर का वह आवरण जिसमें वृषण स्थित होता है, उसे कहते हैं वृषण कोश। ठीक है, अब वृषण कोश के बाद का भाग जो कहलाता है अधिवृषण, ये वाला भाग कहलाता है अधिवृषण, जिस चारों ओर पाया जाता है। वृषण कोश, वृषण कहाँ से? वृषण कोश में। तो वृषण, ये वृषण कोश, और ये इसके चारों ओर का आवरण जो है, ये कहलाता है अधिवृषण। तो अधिवृषणों की संख्या होती है एक जोड़ी अधिवृषण। ठीक है, एक जोड़ी अधिवृषण है, तो ये एक वृषण इधर है तो एक उधर होगा, तो अधिवृषण एक जोड़ी में। दूसरा, एक जोड़ी शुक्र वाहिका, मतलब ये अधिवृषण से है। हमने कहा कि वृषण में क्या है, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु यहाँ निर्मित होते हैं, अधिवृषण से होते हैं, इस नलिका के द्वारा कहाँ, शुक्राशय पहुंचते हैं, ये शुक्राशय। तो एक जोड़ी अधिवृषण के बाद एक जोड़ी शुक्र वाहिका पाई जाती है, मतलब जिसके द्वारा शुक्राणुओं को ले जाया जाता है। एक जोड़ी शुक्र वाहिका। ठीक है, इस शुक्र वाहिका के द्वारा क्या होता है कि वृषण में निर्मित शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाया जाता है। तीसरा है एक जोड़ी शुक्राशय। ठीक है, एक जोड़ी शुक्राशय जहां पर शुक्राणुओं को एकत्र किया जाता है, ये शुक्राशय, यहाँ पर शुक्राणुओं को किया जाता है, एकत्र किया जाता है। इसके बाद अगला आता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग से तात्पर्य है कि वृक्क द्वारा जो यूरिया का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है, सॉरी यूरिया का पृथक्करण किया जाता है। उस पृथक किए गए यूरिया को ये मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर में एकत्र किया जाता है, और इससे निकली ये नलिकाकार संरचना जो आगे श्वसन से होते हुए शरीर से बाहर होती है, इसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक, इसके बाद पांचवा आता है शिश्न। शिश्न एक मांसल पेशीय भाग होता है, जिसे हम कॉपुलेटरी या मैथुन मार्ग कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि शुक्राणुओं को मादा की योनि तक पहुंचाया जाता है, ताकि उसका निषेचन हो सके। इसके बाद छठवां भाग जो है वो कहलाता है प्रोस्टेट तथा काउपर्स ग्रंथि। प्रोस्टेट तथा काउपर्स ग्रंथि। ठीक है, ये भाग, ये अन्य सहायक ग्रंथियां कहलाती हैं। जैसे ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, यहाँ पर देखिए कि ये मूत्र नलिका से मिलती है, शुक्र नलिका से मिलती है। ठीक है, ये जो ग्रंथि है इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि का जो मुख्य कार्य होता है कि वीर्य के तरल भाग अर्थात सीमेन का निर्माण करती है, संश्लेषण करती है। इसके साथ ही काउपर्स ग्रंथि क्या करती है, एक प्रकार के क्षारीय तरल का स्त्राव करती है, जो क्या करती है कि शुक्राणुओं को मादा की योनि तक ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, इस प्रकार मानव नरजनन तंत्र नरजनन तंत्र के अंगों को मुख्य रूप से दो समूह में बांटा गया। प्राथमिक जननांग, जिसमें एक जोड़ी वृषण पाया जाता है, और इस वृषण में शुक्राणु जन्म की क्रिया होती है,
इसके अतिरिक्त अन्य सहायक अंग के रूप में एक जोड़ी अधिवृषण, एक जोड़ी शुक्रवाहिका, एक जोड़ी शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शिशु और प्रोस्टेट ग्रंथि, इतने भागों से मिलकर मानव नरजनन तंत्र बना होता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।